अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अंज़ार। मेरे भाई अफ़ज़ाल का जो मर्डर का केस है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा, और मर्डर करने के बाद में उसको इतनी खूबसूरती से हादसे का नाम दिया जाता है कि सारे प्रशासन को भी इन्होंने घुमा के रखा हुआ है, और आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग जो हमें और इन्हें जानते हैं उन लोगों को भी इन्होंने घुमा के रखा हुआ है। अब जैसे कि मैं पिछली 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो तो मैंने अपने भाई के मर्डर पर केस स्टडी की थी, तो वो केस स्टडी करने की ज़रूरत मुझे क्यों आन पड़ी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई अफजाल के साथ इतना बड़ा हादसा होगा, और उसके केस को लेकर मैं उसकी स्टडी करूंगा और अपने चैनल पर उसकी वीडियो डालूंगा। लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि मुझे खुद इस कदम को उठाना पड़ा। तो वो वीडियोस दोनों जो मैंने बनाई थी इससे पहले अपने भाई के मर्डर के ऊपर, उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो आपकी स्क्रीन पर भी वो दोनों वीडियोस शो हो जाएंगे, तो उनको आराम से देख लीजिएगा। तो मैं आज इस वीडियो में एक एक छोटी से छोटी बात का खुलासा करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरी जब से वो वीडियो वायरल हुई है और दोनों वीडियो के बाद से इन्होंने जो हम पर जुल्म और ज्यादती करनी शुरू की है। कभी सोचा भी नहीं था कि एक सगा चाचा, उसके बच्चे अपने ही बड़े अब्बू के बच्चों के ऊपर ऐसा जुल्म करेंगे, बहनों के ऊपर, अपनी ताई के ऊपर ऐसा जुल्म करेंगे। सभी लोग जानते हैं 21 अक्टूबर को मेरे भाई मोहम्मद अफजाल का मर्डर हुआ। जो ये आरोपी लोग थे, मर्डर को अंजाम देकर वहां से भाग रहे थे। गांव वालों ने पुलिस वालों को खबर दी, पूरी की पूरी बात गांव वालों ने पुलिस को बताई और इनको पुलिस के हवाले कर दिया। तो वो जब डूब गया बच्चा तो वो चलेगा। हाँ, जाने की तो हमें पता, आने की पता, जाने की कहाँ, फिर वापसी चले गए। मतलब जब वो गए थे दो गए थे, वो फिर वापसी गए। कितने देखा आपने? देखा हम नहीं बैठे उस टाइम, लौंडे बैठे थे बाकी। आपने देखा कि वो दो गए थे, लेकिन फिर वो फिर वापसी यहाँ भीज रहे थे। वो जब शुरुआत में वो क्या बात है भैया। इन लोगों ने घटना स्थल से हम लोगों को कॉल भी जब की थी, जब पुलिस वालों ने इनको प्रेशराइज किया कि ये जो मृतक है इसके परिजनों को तो खबर दो। तो हम लोग तो बहुत बाद में पहुंचे थे। गांव वालों ने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि ये जो दोनों आरोपी हैं, इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और ये फिर वहां से फरार हो रहे हैं। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में जब ये थाने में थे, हम लोग, हमारे भाई की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी तो उसकी तहकीकात करने के लिए पहले पोस्टमार्टम हाउस गए, और रात को हम जब लोग थाने में, जहाँ पे इनको बंद किया गया था, जहाँ पर इनको रखा गया था, उस थाने में पहुंचे, थाना हजरत नगर गढ़ी। वहां जाकर हमने आईओ से बात करी। आईओ साहब ने बताया कि देखो, हमने पोस्टमार्टम भी सिर्फ इसीलिए कराया है क्योंकि मामले की सही वाली जो है जांच हो सके। मैंने आईओ साहब से ये कहा कि देखिए, इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई सख्ती ना चाहता हूँ कि कल मेरे भाई का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका दफन वगैरह हो जाए तो मैं अपने परिवार के साथ उस गांव में जाकर मामले की पूरी तहकीकात करूं। हम पूरे परिवार वाले जाएंगे और आप लोगों की, यानी जो आरोपी लोग थे, उनके यहाँ से भी कुछ लोगों को लेकर मामले की तहकीकात करेंगे। तहकीकात करने पे अगर हमें ऐसा लगता है कि ये लोग आरोपी हैं तो हम पुलिस प्रशासन से कह देंगे कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई। 22 तारीख को हमारे भाई की बॉडी पोस्टमार्टम होकर आ गई। उसके पोस्टमार्टम के बाद, दफन वगैरह से फारिग होने के बाद में, अगले दिन 23 तारीख को मैं अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ में और इनके यहाँ के भी कुछ लोगों को लेकर उस गांव में गया जहाँ का ये पूरा घटनाक्रम था। वहाँ लोगों से हमने तहकीकात करी तो गांव के लोगों ने हर एक ने यही बताया कि देखो, ये लोग जो है हत्या को अंजाम देकर यहाँ से भाग रहे थे। बहुत ज़्यादा तहकीकात करने के बाद में जब हमें पता चल गया कि इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है तो हम मजबूर हो गए। हमने अपने घर में आके मशवरा किया और 24 तारीख को फिर हम दोबारा से वहाँ थाने में गए और जाकर हमने एफआईआर कराने की कोशिश की। अब क्योंकि हम लोग कानूनी दावपेच वगैरह जानते नहीं हैं, लेकिन 3 दिन तक खैर इनका चालान नहीं हुआ था। फिलहाल जब हम 24 तारीख को वहाँ पर गए तो वहाँ के जो कोतवाल साहब थे, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बोला कि इसमें कार्डियक अरेस्ट आया है और इसमें अब आगे कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल हम लोग अपने घर पर आ गए। हमने कोशिश भी करी, हमने थोड़ा सा विरोध भी किया, लेकिन खैर हमारी वहाँ कुछ चल नहीं सकती थी क्योंकि हमें कुछ पता भी नहीं था और हम लोग खामोश होकर घर पे आके बैठ गए। 24 तारीख की ही शाम को मेरे वालिद साहब मस्जिद के बाहर खड़े थे। वहीं पर एक ताया का बेटा आया, वो लेकर गया मेरे वालिद साहब को साथ में, और फिर प्लान के हिसाब से ये लोग मेरे वालिद साहब को थाने लेकर गए। थाने में जाकर इन्होंने पहले ही अपने बेटे के ज़रिए से एक तहरीर लिखवा रखी थी। उस तहरीर के ऊपर मेरे वालिद साहब से साइन कराए। अब क्योंकि मेरे वालिद साहब सिर्फ अपने साइन करना जानते हैं, उसके अलावा वो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर ताज़ा ताज़ा मामला था कि जिस बाप का जवान बेटा उसके सामने से रुखसत हो गया हो, उसके दिमागी तमाज़ो कैसे होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते। मेरे चाचा ने तो हमेशा मेंटली हैरेस तो किया ही है हमेशा से मेरे पूरे परिवार को, तो इनको हमारी सारी कमज़ोरियां पता थी
कि कानूनी दाव पेच ये जानते नहीं हैं, पैसे के मामले में ये कमज़ोर हैं। और मेरे वालिद साहब की उस वक्त जो दिमागी कैफियत थी वो भी ठीक नहीं थी, तो इसी चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाकर मेरे वालिद साहब को लेके गए, डराया धमकाया। एक तहरीर जो पहले से लिख रखी थी पुलिस के सामने उस पर साइन कराया और वही सारा इनसे बयान वगैरह लेकर दोनों आरोपियों को छोड़ दिया। अब ये जब आरोपी छूटकर आ जाते हैं तो ये लोग मोहल्ले वालों की, आस पड़ोस के लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, सबकी हमदर्दी इकट्ठा करने के लिए हमारे घर पर उसी रात को आते हैं, 24 तारीख की रात को तकरीबन 11 या 11:30 बजे। जितने लोग इनको छुड़ाने के लिए गए थे मेरे अब्बू को लेकर, वो भी सब साथ में आए। मेरे अब्बू ने घर पर आते ही बताया कि भाई इन लोगों ने मुझसे इस तरीके से साइन करा ली और इनको छुड़वा लिया। और देखो मैं बहुत मजबूर था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये इतने ढेर सारे लोग थे। मेरे घर में से, मेरे परिवार में से मेरे साथ कोई था नहीं, और जितने भी लोग थे इनके सारे के सारे अपने थे और पहले से सेट करके इन लोगों ने पूरा मामले को रखा हुआ था। अब जब हमने देखा कि भाई अब ये छूट कर आ गए हैं तो अब हम कर भी क्या सकते थे। मेरे छोटे भाई हैं हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है अब अब्बू आप इनको छुड़ा कर लेकर आ गए हो, अब हम आगे कोई बात ही नहीं कर रहे, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि छूट कर आ गए आपकी तहरीर पर। अब ऐसा करते हैं कि अब अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अगर इन्होंने गुनाह किया है तो अब अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेंगे। अभी जो मोनिस है, आरोपी मोनिस, इसने सोचा कि सारे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं, इनके सामने कह दिया जाए कि भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया और रोकर थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर कर दिखा दिया जाए। और उसने वही किया। मेरे भाई हाफिज़ फैसल ने कहा कि देखो अब तुमने गुनाह किया या नहीं किया, अब तुम छूट कर आ गए, अब तुम सेफ हो, हमारा भाई दुनिया से रुखसत हो गया, अब हम अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। और इस वक्त हम सारी बातें ख़त्म करने के बाद तुमसे साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे सामने इसका जिक्र भी मत करना। इनमें से एक शख्स कहता है, क्योंकि करीब 12-14 लोग ये हमारे घर पर आए थे छुड़ाने के बाद में, कि अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। मेरे भाई हाफिज़ फैसल और अब्बू कहते हैं कि भाई ठीक है अब तो तुम हमारे मेहमान हो तो खाना खा कर जाओ। चाचा के जो बैठे यानी आरोपी के जो भाई वगैरह हैं सब साथ में बैठे, और भी कुछ रिश्तेदार और इनके पार्टनर्स वगैरह थे, इन सब लोगों ने हमारे घर में खाना खाया। उसके बाद में हम गले मिले, इस तरह से हमने गली के बाहर तक इनको छोड़ा और हमने इनसे फिर यही बात बोली कि देखो अब जो हुआ ये अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया मामला, अब हम आपसे कोई इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते, ना आप जिक्र करें हमसे, जिससे कि अगर आप जिक्र करोगे और हमारे जख्म ताज़ा हों, और ना ही हम जिक्र करेंगे, ये बात यहीं ख़त्म कर। आरोपी लोग भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे अगर ये ईमानदार हैं कि यही बात थी। अब ये जब 24 तारीख का मामला गुजर जाता है, ये छूटकर अपने घरों पर आ जाते हैं। पिछली वीडियो में पूरा खुलासा किया था कि वहाँ पानी की गहराई कितनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पर क्लिक कीजिए और वो पूरी केस स्टडी भी आप समझ लीजिए। तो मेरी सिस्टर जो कि दिल्ली में रहती हैं, उनकी मेरे पास कॉल आई कि अंजार देखिए हमारे भाई अफजाल की एक वीडियो वायरल हो रही है, और उस वीडियो में किसी ने वीडियो वायरल करी और उसमें नीचे लिख कर भेजा है कि ये शराबी था, शराब का नशा करता था और शराब के नशे में पानी में डूबकर मर गया है, और मोनिस के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मैंने उसकी वीडियो की तफ्तीश करनी शुरू कर दी। तो कहीं से पता चला, क्योंकि मेरे भाई का जो मर्डर हुआ था वो था 21 अक्टूबर 2023 को, और ये जो वीडियो वायरल हो रही थी ये 14 अक्टूबर 2023 की थी, 12:55 की। उस वीडियो को देखने के बाद में साफ साफ जाहिर होता है, अगर मैं आपको खुलासा के तौर पर वो वीडियो दिखाऊंगा तो आप भी आइडिया लगा लेंगे कि उसमें देखा जा सकता है कि हाँ वो हो सकता है कि नशे में हो, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि उसको नशा कराया गया है और नशा कराने के बाद में उसकी ज़बरदस्ती वीडियो भी बनाई जा रही है और उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अब हालांकि इन लोगों ने इस वीडियो को 11 सेकंड की वीडियो क्लिप उसमें से मेन वीडियो में से काटी थी, वीडियो तो काफ़ी बड़ी थी। 11 सेकंड की वीडियो काटने के बाद में जगह जगह पर इन्होंने शेयर की और उसमें से 11 सेकंड की वीडियो में वो पार्ट काटा था जिसमें वो नशे में नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने पूरी वीडियो में उसके ऊपर जुल्म किया, तो कहीं ना कहीं तो वो नज़र आता ही। नेचुरली मामला जो होता है वो अलग होता है और जो जुल्म ज़्यादती का होता है वो अलग होता है, वो कोई भी देखकर पहचान सकता है। फिलहाल ये जो 11 सेकंड का वीडियो क्लिप इन्होंने सब जगह शेयर किया था, उस 11 सेकंड के वीडियो क्लिप में 10 सेकंड तक तो अफजाल की ही आवाज़ थी और आखिरी सेकंड में मोनिस की आवाज़ थी। अब ये आरोपी मोनिस, जो कि हमें वीडियो में जो कैप्शन में लिखा गया था कि ये पहले से नशा करता था और नशे की वजह से ही ये पानी में डूबा है, तो जब ये बात हमारे सामने आई और हमने देखा कि 14 तारीख की यानी उस पूरे मामले से एक हफ्ते पहले की वीडियो है, तो देखिए तफ्तीश करना तो बनता था यार। हमने कल रात 24 तारीख को सारा मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इनको बरी कर दिया। हमने इनसे कहा कि ठीक है अब तुम बाइज्जत बरी हो गए, तो अब कोई मामला ही नहीं रहा। तो अब ऐसा कौन बंदा है जो मेरे भाई को बदनाम कर रहा है,
क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई थी हमें तो हमारी सिस्टर से पता चला था। मैंने इसकी तहकीकात करनी शुरू की, तो तहकीकात करते करते पता चला जो वीडियो है जैद ने, आरोपी मोनिस के भाई ने वायरल की है मेरे भाई को बदनाम करने के लिए। अब जबकि ये जो बीता हुआ कल था, उस टाइम पर जब हमने 24 तारीख को सारी बातें खत्म करने के बाद में उसको बाइज्जत रिहा कर दिया था, तो उस टाइम पर ये जैद भी मौजूद था, इनका भाई अनस भी मौजूद था, छोटा भाई फहद भी मौजूद था, हमारे बड़े अब्बू हैं उनका बेटा इमरान था, उन और छोटे वाले चाचा उनका बेटा आतिफ था, और बहुत सारे लोग थे, ये सभी लोग मौजूद थे, और बहुत सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी थे। जब हमने आपको बरी कर दिया तो आप इस वीडियो को अगले दिन भेज रहे हो, और 14 तारीख की वीडियो है, आप 25 तारीख को भेज रहे हो। 14 तारीख को आपने वीडियो बनाई, आपने अपने पास सेव करके क्यों रखा इसको? इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे भाई का मर्डर पहले से ही करना चाहते थे, पहले आपको मौका नहीं मिला, तो उस टाइम पर आपने इस वीडियो को सेव करके रखा। आपने सोचा कि जिस दिन हम इसका मर्डर कर देंगे उसके बाद में इस वीडियो को हम सब जगह शेयर करेंगे कि देखो ये नशा करता था और नशे के चक्कर में डूबकर इसकी मौत हो गई। जालिम को भले ही अल्लाह ताला छूट देता है, लेकिन मजलूम के साथ में अल्लाह की हमेशा मदद रहती है। तो आप जालिम थे, आपने अपना जुल्म जो करना था, पहले तो मारने वाला जुल्म किया, उसके बाद में उसकी वीडियो वायरल करके उसको बदनाम करने वाला जुल्म किया। तो अल्लाह ताला ने आपकी पकड़ का एक जरिया बनाया कि आप उस वीडियो को 11 सेकंड की काट देते हैं। अगर आप 10 सेकंड की काट देते तो आपके भाई यानी आपके बेटे मोनिस आरोपी की आवाज़ उसमें नहीं आती, और हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं पता नहीं किसने बनाई होगी, क्योंकि उसमें जब मोनिस की आवाज़ आ रही है तो मोनिस का चेहरा भी आना चाहिए था, लेकिन चेहरा सिर्फ अफजाल का दिखाई दे रहा है, और इन्होंने काटने की कोशिश करी। इनको अगर वो आवाज़ सुनाई पड़ जाती अपने भाई मोनिस की तो उस आवाज़ को भी काट देते, लेकिन वो आवाज़ बहुत हल्की थी। जब हमने ईयरफोन में सुना तो जब हमें पता चली, अब भाई ये अब देखिए जब ये वीडियो वायरल हुई मेरे भाई को बदनाम किया जाने लगा। 24 तारीख को हमने सारी बात खत्म कर दी, 25 तारीख को वीडियो वायरल करके जगह जगह पर सेंड करके, मैं वायरल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आपके मोबाइल से निकली तो वो जगह जगह पर वायरल हुई, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हुई, व्हाट्सएप के ज़रिए से, शेयरिट के ज़रिए से लोगों को दी गई, व्हाट्सएप के ज़रिए से आगे शेयर की गई, फेसबुक पर भी उसको शेयर किया गया, ट्विटर वगैरह पे भी डाला गया। पर ताल्लुकात में जितने लोग थे उनको तो दिया ही गया उस वीडियो को, उसके अलावा नए लोगों को भी तो इन्होंने वायरल किया। खैर जब आपने वो वीडियो भेजी तो अब मुझे एक भाई होने के नाते अपने भाई की बेगुनाही तो साबित करनी थी, क्योंकि मैं अपने भाई को तो जानता ही हूँ ना। मैंने केस स्टडी की, उस केस स्टडी में मैंने एक छोटी से छोटी बात पर गौर व फिक्र करके कि मुझसे कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए, मैंने तकरीबन 2 महीने के बाद में अपने भाई की केस स्टडी करके वीडियो डाली छोटे से चैनल पर, जिससे कि लोगों को सच पता चल सके। और मैं चाहता था कि शायद अगर मेरे चाचा को सच पता ना हो तो चाचा को भी सच पता चल जाए, ताकि वो अपनी औलाद से पूछे कि भाई ये जो बात हमारे सामने आई है ये तुमने तो बताया नहीं, ये क्या मामला है। लेकिन अब क्योंकि चाचा को इस पूरे मामले का, हाजी इक़्तिदार साहब को सब कुछ पता था पहले से ही, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के जुर्म को छुपाने के लिए तरह तरह के पैंतरे इख्तियार करने शुरू कर दिए। पहले मेरे भाई को बदनाम करने के लिए इन्होंने वीडियो भेजी जगह जगह पर, फिर मेरे भाई के बीवी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे कि हम उसके पास खर्चे के लिए भी पैसे भेज रहे हैं, और तरह तरह की बातें। मेरे भाई के अंदर तो इन्होंने इतनी ज़्यादा कमियां निकालनी शुरू कर दी, जगह जगह उसको फेमस कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद में इन लोगों ने एक प्लान बनाया मेरे लिए। ये व्हाट्सएप पे एक मैसेज जगह जगह पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारा भाई जो अफजाल है, हमारा जो दोस्त है, बहुत ज़्यादा अजीज़ था, उसकी मौत का हमें बहुत ज़्यादा गम था। अब उसकी जो मौत का जो वक्त था, जगह थी, वो मुकर्रर थी, इस पर हमारा सबका ईमान है। लेकिन ये जो इसका बड़ा भाई अंजार, हम अपने दोस्त को लाकर साफ़ सुथरी बॉडी उसकी लाकर उसको दफन करने की तैयारी कर रहे थे कि इसने आकर अपने भाई का पोस्टमार्टम करा दिया, उसकी चीर फाड़ करा दी, और इसने अपने भाई का कत्ल किया। मैं वहाँ पर भी खामोश हो जाता हूँ। हमारे परिवार ने सोचा कि ठीक है, ये जो भी बोल रहे हैं इनको बोलने दो, हम सब्र करके बैठ जाते हैं। कुछ दिन के बाद में फिर एक मैसेज और जगह जगह पर इन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। अंजार, इसने अपने भाई का कत्ल करवा दिया, पोस्टमार्टम जैसा संगीन गुनाह करा दिया। और फिर ये प्रशासन के पास जाकर मनगढ़ंत बातें बता बता कर आने लगे। इनके घर में एक शादी थी, शादी से फारिग होने के बाद में हमारे घर पर आकर
गाली गलौज करने लगे, बदतमीजियाँ करने लगे, हमें घेर के खड़े होने लगे। तो मैंने योगी जी के पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट डाली कि सर हमारी जान को खतरा है। तो इस पर भी इन्होंने प्रशासन को यहाँ पर भी घुमाया, क्योंकि हम प्रशासन से जाकर इसलिए नहीं मिलते थे, हमें लगता था कि हमने अपनी कंप्लेंट कर दी काफ़ी है। ये प्रशासन के पास जाकर, पुलिस चौकी वगैरह में जाकर वहाँ उन लोगों को मनगढ़ंत बातें बता कर आते थे। अब उनके सामने जब ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम तो जा नहीं पाए, हमें तो ये पता ही नहीं था इसका प्रोसेस क्या होता है, हमें लगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी, बात खत्म हो गई। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया भरपूर। वहाँ जाकर पुलिस वालों को ये मनगढ़ंत बातें बताते और हमारी जो रिक्वेस्ट थी, जो हमने शिकायत दर्ज की थी, उसको इन्होंने खारिज करा दिया। मैंने दोबारा फिर शिकायत दी, जब ये परेशान करने लगे उसको भी खारिज करा दिया। और ये खारिज कराने के बाद में सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब को इन्होंने झूठी सच्ची बातें बताकर हमारे खिलाफ पूरी एक कहानी मेकिंग करके एक पूरी कहानी को वो बता दिया। अब हम सीओ साहब के पास जब जाते हैं तो सीओ साहब को पहले ही ये समझा चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी को पहले ही समझा दिया जाएगा तो उसको सच और झूठ का क्या पता। तो सीओ साहब को लगा कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है, तो उन्होंने हमारी आगे कोई भी कार्रवाई करने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं करा। इत्तेफाक से कुछ ही दिन के अंदर उन सीओ साहब का तबादला हो जाता है। अब क्योंकि ये तो इस पूरे मामले में खेले कूदे हुए हैं, इनको पता चल गई कि सीओ साहब बदल गए हैं, दूसरे सीओ साहब आए हैं। तो जो पिछले सीओ साहब को इन्होंने कहानी सुनाई थी, झूठी कहानी, वही नए सीओ साहब को ही जाके इन्होंने सुना दी। नए सीओ साहब को जब कहानी पता चली, हमारी उन्होंने तहरीर देखी, उसको फिर उन्होंने बंद कर दिया। उन्हें लगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं लोग, यानी हम लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगा कि कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, तो मैंने फिर एसपी साहब को पूरी शिकायत दर्ज की। एसपी साहब की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए कम से कम वीडियो बनाकर रिश्तेदारों को तो भेज ही दूँ, जिससे मेरे भाई की पूरी बेगुनाही का सबूत लोगों के सामने जा सके। और मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में इनको ऐसी मिर्चें लगी कि एक एक चीज़ का मैंने उस वीडियो के अंदर खुलासा किया है, एक एक सबूत के साथ में। इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाया। बस उस वीडियो को शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि लोगों को सच्चाई पता चले, और मैंने वो अपना काम किया। और हम तो खामोश होकर बैठ गए थे। इन्होंने इतनी जुल्म और ज्यादती की कि जब मेरी वो वीडियो तमाम जगह पर जाने लगी और लोगों को सच पता चलने लगा, सभी लोगों को जब पूरी हकीकत मालूम हुई, तो इनकी जगह जगह पर वैल्यू डाउन होने लगी। इन्होंने जगह जगह पर एक रूमर फैलाना शुरू कर दिया, एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। ये इन वीडियो को भेजकर प्रशासन से भी पैसा लेना चाहते हैं और मुझसे भी मोटा पैसा लेना चाहते हैं। मजबूर होकर मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ी। जब मैंने उस वीडियो को बनाया तो मैंने इनको साफ साफ कहा कि देखो, ना हमें कल पैसा चाहिए था, ना हमें आज पैसा चाहिए, और ना हमें कभी आगे आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि हमारा भाई इतना फालतू नहीं था कि जिसकी बॉडी के बदले हम आपसे पैसा लेकर और उसका सौदा कर दें। अपने जहनों के अंदर आप इस बात को बिठा लो। फिर इनको मिर्चें लग गई। मैंने उसमें कुछ बातें और खुलासा की, तो इनको लगा कि अब ये बातें सारी खोलने लगा है, क्योंकि इनकी जो पोल पट्टी है, जो पुरानी कहानियां हैं, वो खुलने लगी। तो इनको लगा कि अब यार कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ में। तो इन्होंने क्या किया, चौकी में जाके, जो हमारे सराय तरीन की पुलिस चौकी है, वहाँ जाकर उन लोगों को अजीब तरह की झूठी सच्ची बातें बताकर उनको घुमाया फिराया और उनसे कहा कि देखो, हमारे ऊपर ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इस तरीके की बातें उनको बताकर और फिर ये हमारे घर पर आ गए। और हालांकि ये पहले से प्लान करके आए थे, क्योंकि सबसे पहले आरोपी मोनिस आया। आरोपी मोनिस आकर मेरे भाई हाफिज फैसल से झगड़ा करने की कोशिश करता है। दूसरे रास्ते से उसी टाइम पर कुछ ही मिनट के बाद में इनके वालिद आए। वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं मेरे परिवार को, मेरे मरे हुए भाई को। तीसरी साइड से इसके दो भाई जैद और अनस आ गए। फिर कुछ देर के बाद में वो कातिल अब्दुल्ला, स्टेप बाय स्टेप सब कम से कम 15-20 मिनट के अंदर सब आ गए। इन्होंने मेरे घर में घुसकर पहले मेरे भाइयों को मारा, मेरी अम्मी को मारा। मेरी अम्मी सर्वाइकल पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेफ्ट हैंड पर जो है उनके सर्वाइकल पेन का इशू है। उनका उस लेफ्ट हैंड को बुरी तरीके से मोड़ दिया गया। मेरी अम्मी तड़प कर रह गई। उनको मारा गया। उनके हाथ में खुली हुई चोट भी लगी, खून वगैरह भी निकलने लगा। मेरी बहनों के साथ में बदसलूकी की गई, मार तोड़ करके मेरे परिवार वालों पर हमला करके, क्योंकि ये हमें फंसाना चाहते थे। पहले हमें मार के, अपने चोट वगैरह मार के, और ये जाते और वहाँ पर हमें फंसवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी मजलूम की मदद करने पर आता है तो उसके सारे काम, उसके जितने भी काम होते हैं अल्लाह ताला के, सब बेहतरी के होते हैं। तो हमारे ऊपर ये बेहतरी वाला मामला पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोहल्ले वाले बीच बचाव के लिए इकट्ठे हो गए। तो ये जिस मकसद से आए थे उस मकसद में फेल हो गए। अब मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरे भाई घर से ही मेरी अम्मी को कंधे पे डालकर चौकी तक गए कि हम पहले अपनी अम्मी की हालत दिखा दें कि इन्होंने क्या हालत बना दी। तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ मेरा चाचा
और ये आरोपी का भाई जो है जैद, और वो आरोपी मोनिस, अब्दुल्ला और इनके सारे जितने भी लोग थे पहले से ही चौकी के अंदर मौजूद थे, पहले से ही, यानी पहले से इन्होंने प्लान किया हुआ था। मेरे भाई ने जब जाकर पुलिस इंचार्ज से, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे, उनसे कहा कि सर इन्होंने हमारे घर पर आकर हमला किया, तो इन्होंने पता नहीं पहले से ऐसी क्या सेटिंग कर रखी थी। मेरे भाई के हाथ में से जैसे उन्होंने मोबाइल निकाला वीडियो वगैरह बनाने के लिए, मेरे भाई के हाथ में से मोबाइल छीन कर पहले उसको तोड़ा, और फिर उसके बाद में मेरे भाई हाफिज फैसल को अंदर ले जाकर पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। यह आरोपी मोनिस, अब्दुल्ला, अनस, जैद, हाजी इक़्तिदार मेरा जो चाचा है, और कुछ लोग और भी थे, ये पुलिस वालों के सामने इस साइड में खड़े होकर मेरे भाई को पिटता हुआ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने जाकर मेरे भाई को बचाने की कोशिश की, तो मेरे वालिद साहब के साथ भी पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ रब्बुल आलमीन का, क्या अल्लाह ताला ने हमारी मदद करने का फैसला तो कर ही रखा है। उस वक्त मेरी माँ की बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई, वो बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी बहनों ने शोर में जाकर कहा कि मेरी माँ के साथ में अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, हम यहाँ पर जान दे देंगे, तो पुलिस वालों को लगा कि अब मामला ख़राब हो सकता है, तो तब उन्होंने मेरी बहन से कहा ठीक है अपनी शिकायत लिख कर दो। मेरी बहन ने शिकायत लिख कर दी। मेरे भाइयों ने कहा कि सर ये FIR होनी चाहिए, हमारे भाई का मर्डर हो गया, अभी तक हमारे भाई की FIR तक नहीं लिखी गई है मर्डर की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चिंता ना करो। मेरे भाई, मेरे परिवार वाले सब लोग घर पर आ गए ये कहकर, अपनी तहरीर देकर। पुलिस चौकी से इन चारों आरोपियों को, आरोपी तो इनके पिता भी थे, इन्होंने पूरा बखेड़ा फैलवाया था, उनको तो साइड कर दिया गया या शायद वो खुद ही चले गए। लेकिन जो चारों आरोपी थे, मोनिस, अनस, जैद और अब्दुल्ला, इन चारों को जो है नज़दीकी जो थाना है, थाना हयातनगर, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पर भेजने के बाद में इनके ऊपर 151 धारा के तहत इनके ऊपर चालान कर दिया गया, यानी शांति भंग करने के इरादे से, और SDM कोर्ट ले जाकर या कहीं इन्होंने ले जाकर एक नॉर्मल सा प्रोसेस करके इनको छोड़ दिया। हमें लग रहा था कि हमने कहा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही हमें FIR की कोई कॉपी दी गई। वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ यही था, मैं चाहता था कि लोगों के बीच में सच पहुंचे। इन्होंने एक ज़माने से हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हुए आ रहे हैं। पहले मेरे वालिद साहब का कारोबार बर्बाद किया, सारा कारोबार इन्होंने छीन लिया, अपने अंडर में कर लिया, प्रॉपर्टी सारी की सारी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। मेरे वालिद साहब ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर भी हमेशा अपना भाई होने का फ़र्ज अदा करते रहे। तुम प्रॉपर्टी लेके बैठ गए, तुम खुश रहो, तुम कारोबार लेकर बैठ गए, तुम खुश रहो। अपनी औलाद से भी मेरे वालिद साहब ने कहा कि कभी अपने चाचा की शान में कोई गुस्ताखी मत करना, कोई बात नहीं, इन्होंने जो करना था वो कर लिया, अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं इसका अजर देगा, इसका सिला देगा। हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, चाचा को चाचा ही माना। अब इन्होंने जो इतना बड़ा कांड करा कि मेरे भाई की हत्या कर दी, क्योंकि एक इकलौता मेरा भाई ही ऐसा था जो हमारे घर में दबंग था, जो अपने आप में कुछ था, उसको इन्होंने रास्ते से हटा दिया। और आप ये समझ लीजिए हमारी अभी तक कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई ना होने की वजह भी मैंने आपको बताई है कि इन्होंने प्रशासन को इतना घुमा के रखा हुआ है कि पहले जब ये थाने में गए तो थाने में इन्होंने झूठी कहानी बनाकर बताई, थाने वालों को हमारी FIR नहीं करने दी। जब हम CO साहब के पास गए तो CO साहब को पहले ही ये झूठी कहानी सुना चुके थे। दूसरे CO साहब आए, उनको ये दूसरी झूठी कहानी सुना चुके थे दोबारा जाकर। फिर हमने SP साहब को अपनी शिकायत दी, तो SP साहब ने भी इसकी तहकीकात करी होगी या शायद ना करी हो, लेकिन फिलहाल वहाँ से भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर सुनवाई हो भी जाए तो तहकीकात करेंगे तो CO साहब के पास से जो बात इन्होंने उनको बता रखी है वो बात वहाँ पहुँचेगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों ने हम पर जुल्म करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। लास्ट वीडियो में मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि देखो ये जो आपकी अना की लड़ाई है, इस वक्त इसको उठा कर रखो। आप अपनी इस अना के चक्कर में आप अपनी औलादों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपके अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको क्रिमिनल बना रहे हैं आप लोग। तो बेहतर यह है कि अपने इस घमंड को उठाकर एक साइड रखो। मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू, क्योंकि हमारा भाई गया है, हमारे जख्म अभी तक ताज़ा ही हैं, आपने हमारे जख्मों को कुरेद कुरेद के हर वक्त हरा रखा। तो जो आपने करा है ना उसका भुगतान आप कर रहे हैं। आपने समझ लिया कि सामने वाला तो छोटा सा बंदा है, मैं तो पैसे वाला हूँ, पावर वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आप अपनी अना को, अपने गुरूर को उठा के एक साइड रखकर मेरे वालिद साहब से बैठकर उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लो। मेरे वालिद साहब आपसे बड़े भी हैं, आपकी शान में कोई कमी भी नहीं आएगी। और अगर मेरे वालिद साहब ने कह दिया कि अंजार और अपने बाकी सारे बेटों से बिठाकर कि अब आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सारी बात यहीं ख़त्म करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अपनी अना के मामले में इतने ज़्यादा अंधे हैं कि मोहल्ले के लोगों को जब सच्चाई पता चली, मोहल्ले वालों ने भी आपसे कहा अगर आप अपने बड़े भाई के सामने अपनी गलती को कबूल कर लेंगे तो आप तो जानते ही हैं कि आपके भाई कितने ज़्यादा नमदिल हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि देखो बेहतर तरीका यही है कि आप उनके पास जाओ, आपस की टेंशनों को ख़त्म करो
और अपनी गलती को गलती मान लो। लेकिन ये आज भी मर्डर करने के बाद अपनी सोर्स का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं है। आप हमारे खिलाफ कितने भी झूठे केस लगवाते हैं, आप हमें कितना भी ज्यादा डरा लें, धमका लें, जिस दिन मेरे भाई का मर्डर हुआ, मर्डर के दूसरे दिन दफन के बाद आपने हमारे घर की दहलीज पर आकर कभी कदम नहीं रखा। सिर्फ आप एक बार आए थे नेताओं को लेकर कि हमारे साथ चलो, हमारे बच्चों को थाने से छुड़ा कर ले आओ। जैसे ही आपके बच्चों को छुड़ा कर लाए, उसके बाद से आपने मेरे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। एक बार आप आकर हमारे घर की दहलीज पर कदम रखते, हमारी सरपरस्ती करते कि बेटे जो होना था सो हुआ, आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो ठीक है, आपके बड़प्पन वाली बात है, आपके अब्बू की बहुत बड़ी बात है, बेटे आप परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं, इतना भी कह देते तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। लेकिन जब आपने पूरा ही प्लान करके ये सारे काम को अंजाम दिया था तो आप कैसे झुक सकते थे? पहले हमारे भाई का मर्डर किया, फिर जगह जगह पर आपने मेरे भाई को बदनाम किया कि वो जो है नशा करता था, शराबी था। उसके बाद में फिर आपने मुझे बदनाम किया, मेरे परिवार को बदनाम किया, हम खामोश थे। मेरे भाई की बीवी के ऊपर आप इल्जाम लगाने लगे कि हम उसके खर्चे तक के लिए पैसे हम भेज रहे हैं, वो बेवा हो गई तो क्या उसका खर्चा भी हम उठा रहे हैं। जब मुझे लगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जलील वाली हरकत कर रहे हैं, आप अपने घर की शादी से निपटने के बाद में 2 महीने के बाद में मेरे घर पर आकर हमें तंग करने लगे, परेशान करने लगे। जो मुजरिम है अब्दुल्ला, जो कि आपका रिश्तेदार तो है नहीं, उसको लेकर आप खुद बैठक में बैठ रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। यहाँ तो साफ जाहिर हो जाता है कि इसमें सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, आप भी इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आपके बेटे ही सिर्फ अगर उस बैठक में आकर बैठते तो हम समझ लेते कि चलो जवान खून है, गलती हो जाती है। लेकिन आप उस आरोपी अब्दुल्ला को, अपने आरोपी बेटे मोनिस को और बाकी बेटों को और अपने और दोस्तों वगैरह को लेकर बैठते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो, हमारे खिलाफ तहरीक चलाते हो, तो साफ जाहिर हो जाता है कि आप गुनाहगार हो इनके साथ में बराबर के। और ना सिर्फ आप गुनाहगार हो, जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सच जानते हैं, वो सब गुनाहगार हैं। सच्चाई तो सब लोगों को पता चल गई है, अगर आप उसको छुपाना भी चाहोगे तो छुपेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम।